तो दो लोगों के संबंध में, स्त्री पुरुष के संबंध में सबसे पहली तो बात यह है कि दो लोगों के संबंध में बराबरी का जो अधिकार दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बराबरी का अधिकार गलत है। अधिकार होना चाहिए मैत्री का। देखो, बराबरी का अधिकार जैसे ही हम कह देते हैं, हम गलत हो जाते हैं। और मैंने वही बात कही, मैत्री का अधिकार। मैत्री भी बराबरी की है, लेकिन मैत्री ये कहती है कि चलो हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तुम बैटिंग अच्छी कर लेते हो तो तुम बैटिंग अच्छी कर लो, हम बॉलिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी कर लें। यह है मैत्री। बराबरी का अधिकार है नहीं, बैटिंग भी मैं ही करूंगा और बॉलिंग भी मैं ही करूंगा, है ना। तो जैसे ही हम बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, हमें ऐसे लगने लगता है कि हम मालिक हैं। लेकिन जहां मैत्री आ जाती है, मैत्री में दोनों बराबरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है कि कब कौन क्या काम कर ले, क्योंकि लक्ष्य तो जीत है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि दोनों के बीच एक मैत्री होनी चाहिए, और मैत्री के बाद ये डिसाइड होना चाहिए कि किसकी क्या क्या क्वालिटी है। स्त्री पुरुष में सबसे बड़ा जो रोग है, मेरा मानना यह है कि हम आज आतंकवाद और सबके हमले देखते हैं ना, ये बहुत छोटे हमले हैं। एक आतंकवादी पूरी तैयारी करता है साल भर की, तब वो 100-200 लोगों को मारने की व्यवस्था करता है। लेकिन हर साल जितनी शादियां होती हैं, उन शादियों से जितना उपद्रव पैदा होता है, ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। लाखों शादियां हो रही हैं, लाखों घर में एक दूसरे के साथ आतंकवादियों की हरकतें दिखाई जा रही हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उपद्रव है। लेकिन स्त्री पुरुषों के ये संबंध जिस ढंग से बिगड़ रहे हैं ना, हम दुनिया उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे मानो ना मानो एक दिन ऐसा होगा कि देश बन जाएंगे, स्त्रियों के अलग देश, पुरुषों के अलग देश। तो खतरनाक स्थिति होने वाली है। आज स्त्री पुरुष अगर साथ रहते हैं तो सिर्फ एक मजबूरी में साथ रहते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंधों से बच्चे पैदा होते हैं, यही एक मजबूरी है जो साथ रखे। लेकिन जिस तरीके से वो भी नहीं चाहते, मैं क्या कह वो तो खैर विषाद की वजह से नहीं चाहते, लेकिन फिर भी दोनों के साथ रहने का अभी एक कारण बचा है, जेनेटिक एक कारण बचा हुआ है जिसकी वजह से साथ रहना चाहते हैं। जैविक दबाव है। कुछ दिनों बाद ऐसा भी होने वाला है कि बच्चे अलग तरीके से पैदा, टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप के पैदा हो जाएंगे। एक स्त्री को जरूरत नहीं रहेगी पुरुषों को, बिना पुरुष के बच्चे पैदा कर लेगी। और पुरुष भी इधर तैयारी में लग गए हैं। अभी तो एक ही तरफ हाथ लगा है सूत्र कि स्त्री बच्चे पैदा कर सकती है। और लेकिन एक कमी है कि जब पुरुष के मर्जी के, मतलब पुरुष को शामिल करे बगैर स्त्री अपने बच्चे स्वयं पैदा करेगी, तो उसमें पुरुष नहीं पैदा कर पाएगी। वो सारे बच्चे स्त्री ही होंगे। ऐसा मतलब मादा जब बिना पुरुष के संबंध के बच्चे पैदा जब टेस्ट ट्यूब टाइप के कर सकते हैं, तो उसमें खोज हुई है कि डॉली भेड़ जब पैदा की गई तो वो डॉली भेड़ से डॉलियां ही पैदा होंगी, डॉला पैदा नहीं होगा। तो अभी एक आधी ऊर्जा हाथ आई है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस पे बैन लगाया है कि हर लोग इसको नहीं कर सकते, उसका एक रीजन ये भी है कि अभी आधी ताकत के पास ही आई है। तो स्त्रियां तो कल को अपने बच्चे अलग पैदा करने लग जाएंगी, लेकिन पुरुष क्या करेंगे? तो ऐसे में पुरुष प्रजाति विलुप्त हो सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आगे चल के कहीं ऐसा हो गया, किसी वैज्ञानिक ने यह भी खोज लिया कि पुरुष भी बच्चे पैदा कर सकता है, बिना स्त्री के कर सकता है, और वो पुरुष पैदा होंगे। तो ऐसे में दो देश पैदा हो जाएंगे कि स्त्री अलग देश बनाएंगे, पुरुष अलग देश बनाएंगे। फिर ये बवाल हो जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि स्त्री पुरुषों ने आपस में बहुत तरीके के विषाद पैदा कर लिए एक दूसरे को आरोपण के कारण। सबसे बड़ा जो झंझट है वो ये है कि स्त्री इमोशनल है और पुरुष जो है वो प्रैक्टिकल। वो एक तरीके से सांख्य है और स्त्री काव्य है। अब काव्य और सांख्य में मैत्री थोड़ी सी सीधी सीधी होती नहीं भाई। काव्य और सांख्य में मैत्री नहीं हो पाती। काव्य फिलॉसफिकली बात करता है। जैसे स्वभाव की बात कहें तो वही बात जैसे ओशो ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं कि स्त्री कहेगी पड़ोस में बच्चा हुआ, उसकी पायल खो गई, वो देखो ऐसी साड़ी पहने थी, वो बहुत निकट देखती है काव्य में। अब पुरुष देखता है टीवी,
न्यूज चैनल हम्म, कि देखो आतंकवादी का हमला हो गया, Politics। कि इस तरीके से पॉलिटिक्स में मोदी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नोटबंदी हो गई, ये सब चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दोनों की समझ से बाहर हैं। अब कई बार ऐसा होता है, लोग कहेंगे नहीं पुरुषों में भी काव्य होता है। नहीं, पुरुषों में काव्य ऐसा होता है, अंदर चल रहा होता है वाना फक यू, और ऊपर से चल रहा होता है लव यू। लव यू करके वहां तक जाते हैं जहां तक फक यू का चैप्टर आ नहीं जाता। फक यू का चैप्टर आ जाता है, उसके बाद लव यू जरा साइड में हो जाता है ना, और बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। शब्द मेरे अशोभनीय हैं, लेकिन अशोभनीय से ही बहुत शोभनीय बात हो सकती है, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो अब इसमें कौन सही है कौन गलत कैसे कहें, कौन सही है कौन गलत कैसे कहें। मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं कि एक स्त्री के पास भूमि है, पुरुष के पास बीज है। एक स्त्री के पास भूमि है, पुरुष के पास बीज है। भूमि के आधार पे स्त्री को गर्भ धारण के लिए एक अंडा मिलता है, इसके ऊपर जैविक दबाव है, एक उसको अंडा मिलता है महीने में एक बार। पूरी लाइफ में 450-500 अंडे मिलते हैं। लेकिन एक पुरुष को हर सांस के साथ 1000 शुक्राणु मिलते हैं, वो उसके पैदा होते हैं। तो पूरे दिन में औसतन 30 लाख शुक्राणु बोले जाते हैं कि एक पुरुष के शरीर में बन जाते हैं। अब इतने सारे शुक्राणु को लेके कहां जाए, जस्टिफिकेशन कैसे करे। अब हमें जैसे बराबरी का अधिकार सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि तुम भी ईमानदार हो तुम भी ईमानदार हो। ईमानदारी संभव ही नहीं है। पुरुष चरित्रहीन ही है, यही उसका चरित्र है। पुरुष की चरित्रहीनता ही उसका चरित्र है। लेकिन कई बार पुरुष की चरित्रहीनता का विरोध कर करके स्त्रियां भी उस स्तर पे पहुंच जाती हैं जहां पे चरित्रवान स्त्रियां भी चरित्रहीनता पे उतर आती हैं, कंपैरिजन करके। कंपैरिजन की बात क्या थी, देखो एक बार मेरे पास एक लड़की आई, कहने लगी स्वामी जी मैं एक ऐसा पुरुष ढूंढती हूं जो सिर्फ मेरा हो। तो मैंने कहा क्या तू भी ऐसा हो जाना चाहती है उसके लिए कि तू भी बस उसी की हो जाए। कहेंगे हाँ मैं भी उसी की हो जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो मेरा ही हो जाए। तो मैंने कहा तेरे कितने अनुभव हैं पुरुषों के साथ ऐसे जिससे तूने चाहा कि वो तुम्हारा हो जाए। कहेंगे स्वामी जी मैं 7-8 पुरुषों के साथ मेरे संबंध रह चुके हैं। मैंने कहा सोच, तू एक ही की होना चाहती थी, लेकिन तुझे इसे गुस्से में कि वो एक का नहीं होता तो तूने उसे छोड़ छोड़ के 7-8 की हो गई। उसकी चरित्रहीनता तो फिर भी लॉजिकल है क्योंकि उसके स्पर्म्स का दबाव है, लेकिन तुम्हारी चरित्रहीनता तुम्हारा थोड़ा सा एक तरीके से इमोशनल कॉज के कारण है। और अगर हम कहें, अगर अब यहां पे ये बात आएगी इमोशनल कॉज बड़ा है कि फिजिकल कॉज बड़ा है। भाई ये भी तो प्रश्न आएगा ना कि इमोशन को आप बड़ा कह रहे हो कि फिजिकल को बड़ा कह रहे हो। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इमोशन तो बहुत बाद में आया, फिजिक्स सबसे पहले आई। अभी एक स्त्री को बहुत काव्य के गीत गा रही है और उसे खाना देना बंद कर दो 2 दिन 3 दिन, उसके काव्य के गीत बंद हो जाएंगे, क्योंकि बात तो फिर शरीर की आ जाएगी। तो जो कॉज अंत में बचता है, ऐसा ना, जो अंत में बचता वही मेन कहा जाएगा। तो काव्य जो है वो बीच में आया। देखो पहले 3 जरूरतें होती थी। हम इस पृथ्वी पे पहले ऐसे कहते थे कि जीवन के मूल 3 आधार हैं, रोटी कपड़ा और मकान। इंसान ने रोटी बहुत बना ली, कपड़ा बहुत बना लिया, मकान भी खूब बना लिए, बहुत से खाली पड़े। तो रोटी कपड़ा मकान तो बहुत बन गया। आज के मनुष्य की जरूरत रोटी कपड़ा मकान से आगे निकल गई। आज वो संबंधों में आनंद, प्रेम, इन सब की बातें कर रहा। तो ये 3 चीजों के बाद ही आई, लेकिन इन दोनों के बीच में आज भी ये चौथा आधार है जिसके बारे में अभी बात इनकम्प्लीट रह गई। मेरा मानना यह है कि स्त्री पुरुष के संबंधों में जो पहले 3 आयाम कहे जाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, मेरा मानना है ये 4 थे, रोटी कपड़ा मकान और सेक्स। नीड्स हो गए ना सारे। ये नीड्स हैं, वही नीड्स थे। और इसमें सबसे ज्यादा नीड्स पुरुष की सेक्स की है,
स्त्री की कम है। स्त्री इतनी सेक्स की नीड से नहीं भरी होती जितना पुरुष भरा, हाँ उसकी भी होती है लेकिन लिमिटेड है। वो सेक्स में भी इसलिए जाना चाहती है कि उसको वहां पे भी एक प्रेम का आभास हो जाता है, थोड़ा आलिंगन का, थोड़ा किसी का सपोर्ट का, ये आभास होता है। इस आभास के कारण वो सेक्स में भी उतर आती है। लेकिन पुरुष की सेक्स की नीड बड़ी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर दोनों के संबंधों में कहीं इतनी समझदारी लाई जाए, कहीं इतनी मैत्री लाई जाए कि पुरुष का चरित्रहीन होना भी एक क्वालिटी जैसा देखा जाना चाहिए, इसे डिसऑर्डर जैसा नहीं देखा जाना चाहिए। ये मैं पुरुष हूं भी, जीवन को अपने समझता भी हूं और बहुत लोगों के जीवन को समझता हूं तब कह रहा हूं। लेकिन मैं स्त्रियों को इसमें, जहां पे अब स्त्रियां यहां पे अन्याय की बात करेंगी, ज्यादातर स्त्रियां ये कहने लग जाएंगी, अब आप ही हैं, कहने लग जाएंगी कि पुरुष ऐसा क्यों नहीं करते, पुरुष को भी तो जलन हो सकती है, हम किसी के पास चले जाएं, पुरुष को भी तो, आप ये कहेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा होता भी है, होता है, मैं ये मान रहा हूं। लेकिन जब मैं अब यहाँ पे शुरू से बात आ जाए, आपके रोग आप ठीक करो, उसका रोग वो ठीक करे। मैं दोनों को रोगी बता रहा हूं। रोग तो जेलसी का ही है ना? रोग केवल जेलसी नहीं, रोग दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब पुरुष को जेलसी उठे या पुरुष को क्रोध उठे, जेलसी ही क्यों, और भी देखो, क्रोध उठे, सेक्स उठे, है ना, ईर्ष्या उठे, कुछ भी उठे, तो एक पार्टनर को चाहिए कि उसके साथ बैठ के डिस्कशन करे। जैसे एक टीम वर्क होता है, टीम में बैटिंग करने एक आदमी गया, उसने कहा तुम्हारा फर्ज है भैया 50 रन तो मार के आना तभी जीतेंगे, अब तुम ध्यान रखना, तुम्हें स्लो खेलना है। ये एक समझाते हैं। अब यहाँ पे हो गया, हमें नहीं मालूम तू जो करके आ, ऐसे काम नहीं चलेगा, टीम वर्क में मिलके। तो मेरा मानना यह है कि जब जिसके रोग बढ़े तो दूसरे के साथ बैठ के एक डिस्कशन करना चाहिए कि यार ये रोग हैं। पुरुष कहे कि यार ऐसा हो रहा है कि मुझे तेरे साथ आना नहीं आ रहा, मैं किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा हूं, तो स्त्री समझे कि क्यों आकर्षित हो रहे, उस पर बात हो सकती है, उसके तरीके निकल सकते हैं कि क्या कारण है, या फिर चलो भाई ठीक है तुम भी चले जाओ, देख लो जाके। कभी स्त्री की कोई बात उठे, स्त्री भावात्मक बात करे। जैसे मेरा एक मित्र था, मैं थोड़ी देर की बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी है मजाक की लेकिन समझना। मेरा एक मित्र था, वो कहता था मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है, मैं उसे समय नहीं दे पाता स्वामी जी, दिन भर काम में लगा रहता हूँ, समय दे ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा आजकल सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल, तू मोबाइल में रिमाइंडर लगा, रिमाइंडर लगा, रिमाइंडर में मैं तुझे बता देता हूँ किस रिमाइंडर के साथ क्या बातें करनी। दोपहर में रिमाइंडर लगा, फोन कर, और खाना खा लिया, नहीं खाया, क्या खाया आज है, थोड़ी सी बात कर, थोड़ी दोपहर में रिमाइंडर लगाओ, और बच्चे क्या सो गए नहीं सो गए हैं, और वो क्या उसके पढ़ाई चेक कर लेना थोड़ा सा। शाम को रिमाइंडर लगा, हाँ हम पहुंचेंगे देखो 9 बजे के आसपास, कुछ बना लेना अच्छा सा, है ना, तो और क्या चाट लेता हूँ, थोड़े से गोलगप्पे वगैरह। बोला स्वामी जी इससे क्या होगा, मैंने कहा करके देख, ये छोटे छोटे से रस हैं उसके जो उसे दिए जा सकते हैं, और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गोलगप्पे लाए स्वामी जी के कहे पे लाए, उसके लिए लाए, उसके लिए पर्याप्त हो जाता है, उसे तुमने थोड़ा ध्यान किया। फिर दूसरी बात मेरी चालाकी भी है, यदि आप रोज ऐसा करने लग जाते हैं तो एक दिन ये आपका स्वभाव भी बनेगा, आपके अंदर से केयरिंग आएगी। हो सकता है शुरू में मेरी वजह से करें, बाद में आपको अच्छा लगने लग जाएगा। कई बार ऐसा हुआ, मैंने कई पुरुषों को इस तरीके से जो जुड़े तो थे सेक्स के लिए, लेकिन बाद में उनके अंदर से प्रेम पैदा करवाया। ट्रिकी है, क्योंकि प्रेम जो है वो एक संतुष्टि के बाद आता है। मैं बहुत लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, एक स्त्री और एक पुरुष के बीच सेक्स संबंध की बात आती है, पुरुष के अंदर सेक्स का उतावलापन ज्यादा हो सकता है, स्त्री की मांग हो सकती है कि फोर प्ले की मांग और तरीके की इमोशन या टच इसकी मांग हो सकती। मैं बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता जब मनुष्य या पुरुष जो है सेक्स से निपट लेता है, उसके बाद वो ज्यादा अच्छे ढंग से स्त्री को गले लगा सकता है? ये बात अलग की है कि बहुत से पुरुष पलट के लेट जाते हैं, वो तब लेट जाते हैं जब स्त्री उनसे खिसियाहट से बढ़ती। लेकिन अगर उसे सपोर्ट करे, पूरे वक्त सपोर्ट करे, तो पलट के नहीं लेटेंगे, फिर वो शायद अपने कंधे पे लेटाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत होकर बच्चे की तरह लेट जाएंगे। तो पुरुष को अपना संतुष्टि मिली और स्त्री को अपनी संतुष्टि मिली। लेकिन आफ्टर दैट भोजन
मिलने के बाद, उसके बाद वो चीज उसमें आ पाती है। लोग इस चीज को समझते नहीं। अब स्त्री कहती है कि ये तो एक मेरा शोषण हो गया। आजकल तो एक नई व्यवस्था चली हुई है, वो सरकार ने कह दिया है, कानून बन गया है कि पत्नी की इच्छा के बगैर संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में। अब भाई आदमी को बलात्कार का ही डर लगा रहे है ना। और बलात्कार का डर क्या, हर स्त्री के घर में एक बलात्कारी घूम रहा है। जिस दिन उसका मूड खराब होगा बलात्कारी हो जाएगा। यार कमाल है, कल तक हम इसको प्रेम की संज्ञा देते थे, अब बलात्कार की संज्ञा मिलने लगी। लेकिन इसमें दोष कानून का इतना नहीं है जितना उन स्त्रियों का है जो सिर्फ झंझट करती हैं, जो सिर्फ लड़ी कि हमें अधिकार नहीं मिला, इन्हें मिल गया, इनको नहीं मिला, इन्हें मिल गया। कानून बेचारा क्या करे, अब उसे स्वामी जी तो है नहीं, वो तो सोल्यूशन की बजाय कहता अच्छा तुम क्या चाहती हो, जबरदस्ती। अच्छा ठीक है लिख दे जाओ, दोस्ती नहीं होगी। तुम्हें क्या चाहिए, संपत्ति में अधिकार चाहिए, लो आदि ले जाओ, तुम चुप रहो बस। असल में वो जो जज लिख रहा होता ना फैसला, उसका भी अपनी पत्नी से मुंह डाउन होता है। वो भी इसीलिए लिख ले जाओ, ऐसा होता है। मैं ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले हमें, जब हम कहते हैं स्त्री, जैसे सपोज दैट स्त्री में जलन उठी और पुरुष ने कहा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा दूसरी स्त्री आकर्षित करती, तो स्त्री कहती तुम देखो गड़बड़ कर रहे हो, मुझे जलन उठ रही है ना। तो पुरुष कहता देखो जलन गलत है, मान लो मेरी आधार पे कहे कि देखो जलन गलत है, स्वामी जी ने कहा तो पत्नी तुरंत कहेगी अच्छा मैं कहीं अगर चली जाऊं तो ये ऐसा हो गया कि आप एक रोगी को ठीक करने की बजाय उस रोगी को इरिटेट कर रहे हो, है ना। यहां पे पुरुष भी अक्सर ऐसा करेंगे, मेरी बात का पुरुष भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि फायदा उठाने, मैं बल्कि दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज बाई पुरुष 98% ऐसे ही होते हैं कामुक, 2% होते हैं जिनका जेनेटिकली गड़बड़ कह लो या शायद इंप्रूवमेंट कह लो उसके कारण वो लोग अपने संतुष्ट रहते हैं जैसे चल रहा है। 2% आदर्श है, एक राम एक शंकर, ये आदर्श है। तो ये तो 2% नेचर का है। उसी प्रकार 98% स्त्रियां डिसेंट होती हैं, 98% स्त्रियां समर्पित होती हैं, एक ही के साथ जीना चाहती हैं, पूरा डिसेंसी होती। 2% ऐसी होती हैं जो हनुमान की तरह हो गई होती हैं, उनका फिर वही बात, या तो ग्रो कर गई हैं या नीचे गिर गई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 2% इधर भी 2% इधर भी।